आज मैं हाजिर हूँ एक नई लेकिन अनोखी किस्म की एक कंपैरेटिव स्टडी के साथ। हमने कंपैरिजन करना है, आपने देख ही लिया होगा। आज हमने कंपैरिजन करना है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी और सोलो टैक्सोनॉमी के दरमियान। ये दोनों इतना इम्पॉर्टेंट हैं, अगर किसी एजुकेशनिस्ट को इनकी अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर से नहीं है तो वो एजुकेशन में एक्सेल नहीं कर सकता। तो इनकी बहुत ही इम्पॉर्टेंस है। तो आइए हम इन दोनों को समझते हैं कि ये किस लिए हैं, इनको कब बनाया गया, कौन कौन इनके एक्सपोनेंट्स हैं या फाउंडर्स हैं। तो सबसे पहले जनाब है बहुत ही फेमस ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। इसकी 3 डोमेन्स हैं, 3 मुख्तलिफ कैटेगरीज इसको आप कह लें। उसमें एक है कॉग्निटिव डोमेन जिसको हमने स्टडी करना है, दूसरी है अफेक्टिव डोमेन जिसका ताल्लुक हमारे इमोशंस या हार्ट के साथ होता है, तीसरी है साइकोमोटर डोमेन जिसका ताल्लुक हमारी मूवमेंट्स के साथ, हमारी स्किल और प्रैक्टिकल वर्क के साथ है। तो सिर्फ हम आज डिस्कस कर रहे हैं, बल्कि कंपेयर कर रहे हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की कॉग्निटिव डोमेन जो 1956 में आई, लेकिन इसका रिवीजन हुआ 2001। ये वाली जो यहाँ पर पिरामिड आपको दिख रहा है ये 2001 का रिवाइज्ड वर्जन है, ज़रा इजी है। दूसरी तरफ सोलो टैक्सोनॉमी, सोलो अकलौता वर्ड नहीं है, ये एब्रीवेशन है स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जर्व्ड लर्निंग आउटकम। यहाँ पर ऑफ मैंने नहीं लिखा हुआ था जानबूझ के कि आप कंफ्यूज ना हो। तो स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जर्व्ड लर्निंग आउटकम का मतलब क्या है कि ये एक ऐसा स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क फराहम करता है पेपर चेकर को, पेपर सेटर को, बनाने वाले को भी, कि इसके अंदर जो स्टूडेंट की लर्निंग है वो कहाँ फॉल करती है। ये एक सिस्टमेटिक चीज़ है। तो आगे आपको समझ लगेगी कि ये है क्या। तो इसको बिग्स एंड कॉलिस ये 2 इसके फाउंडर्स हैं, और इसको न्यू पियाजियन थ्योरी भी, ये फॉलोअर थे जीन पियाजे के। तो उसके जो लेडर ऑफ डेवलपमेंट हैं, होपफुली कि आपने मेरी वीडियो देखी होगी, अगर नहीं देखी तो लाजमी उसको कंसल्ट कीजिएगा, फिर इसको समझने में मज़ीद आपको आसानी होगी। तो उन्होंने ही बनाया, इसको 1982 में डेवलप किया। और इसके जो अब देखते हैं दोनों के लेवल्स क्या हैं जनाब। जो कॉग्निटिव डोमेन है ये क्या है जी, क्लासिफिकेशन ऑफ लर्निंग, यानी जो लर्निंग है उसकी क्लासिफिकेशन की गई है जिसका ताल्लुक सिर्फ माइंड से है, मेंटल स्किल्स इसके अंदर डिस्कस की गई हैं। दूसरी तरफ क्या है, लेवल्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग, स्टूडेंट जो आंसर करता है, जो रिस्पॉन्सेज देता है, उसके लेवल्स दूसरी तरफ सोलो टैक्सोनॉमी में डिस्कस किए गए हैं। अब सबसे पहले हम इसके जो लेवल्स हैं वो देख लेते हैं और इनको थोड़ा सा कंपेयर करेंगे। एज इट इज़ आइडेंटिकल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कंपैरिजन, मैंने कहा कि ज़रा लॉजिकल किस्म की हम डिबेट और कंपैरिजन इसमें करेंगे। तो मुकम्मल हवास के साथ बैठिएगा। अब जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है उसके 6 लेवल्स हैं, जो 2001 की रिवाइज्ड है, इसके 6 लेवल हैं कॉग्निटिव डोमेन के। और जो 1956 की थी उसके भी 6 लेवल थे। यहाँ से इसमें जो है वो एक इजाफा हो गया, उसमें एनालिसिस सिंथेसिस होता था, सिंथेसिस को काट के उन्होंने इवैल्यूएशन कर दिया और आगे इवैल्यूएशन को मज़ीद एक और लेडर दे दी और क्रिएशन की तरफ ले गए। तो इसके 6 लेडर हैं, 6 लेवल्स हैं। और दूसरी तरफ जो सोलो टैक्सोनॉमी है इसके 5 लेवल्स हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी कॉग्निटिव डोमेन। इसका जो पहला लेवल है रिमेंबरिंग, आपने बच्चे को पढ़ाया वो सिर्फ याद रखता है, रट्टू तोता है, तो लेवल 1 पे है, वो चीज़ को रिमेंबर रखता है। लेवल 2 पे क्या है जी, उसको पता है कि ये दिस इज़ अ कैट, उसको पता है कि इसका मतलब है कि वो फलानी जो एक जानवर फिर रहा है उसको बिल्ली कहते हैं, ये बिल्ली है। उसके बाद जो तीसरा लेवल है वो है अप्लाइंग का। ठीक है जी, उसने अंग्रेज़ी पढ़ी, कई किसी नई सिचुएशन में जाके बोलना भी सीख लिया और दूर से उसको नज़र आई तो उसने कहा दिस इज़ अ कैट, बल्कि नज़दीक से नज़र आई होगी ना, तो दिस इज़ अ कैट। उसके बाद जी फिर एनालिसिस करता है,
चीज़ों को उसका तज्जिया कर सकता है, हिस्से बखरे कर सकता है, मुख्तलिफ इवेंट्स को आपस में मिला सकता है, तो ये एनालिसिस कहलाता है। अपनी लर्निंग के जो उसने हासिल की वो निचले लेवल से जो है ना वो ऊपर तक चलता जाएगा आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। फिर क्या है, वो एनालिसिस कर सकता है, तज्जिया कर सकता है। फिर फर्दर है इवेल्युएट करना, तनकीदी जायज़ा लेना किसी चीज़ को। जब ये वाले निचले वाले लेवल तय होंगे, एनालिसिस करेगा तो उसकी कुछ उसके ऊपर वो तनकीद कर सकेगा, उसके ऊपर थोड़ा सा एवेल्युएट कर सकेगा चीज़ों को, अपनी समझ बूझ के मुताबिक जो है उसके अंदर कोई इजाफा कमी बेशी, और अपनी एक्सपर्ट, यहाँ पर एक्सपर्ट बन रहा है, एक्सपर्ट ओपिनियन पेश करेगा। तो ये इवेल्युएशन थी। फिर क्रिएटिविटी, क्रिएट कर सकता है, वो मुख्तलिफ कॉलम्स पढ़ता है, उनकी मदद से मुख्तलिफ कॉलम्स को फिर वो इवेल्युएट करता है। लेकिन अब एक टाइम आता है कि वो कॉलम्स खुद से लिख भी सकता है, या उसने स्कूल में जो मुख्तलिफ लेटर्स लिखना, फिर कॉलम लिखना, ऐसे राइटिंग, तो वो यह सारी चीज़ें वो करता गया। उसका इवेल्युएशन भी जब वो मास्टर्स लेवल पे गया, इवेल्युएशन उसने की, लेकिन फिर जनाब क्या किया जी, वो क्रिएटर बन गया। तो इसके ये 6 लेवल्स हैं, याद करना, समझना, उस समझ के मुताबिक उसको अप्लाई कर देना, और फिर उसका एनालिसिस करना और तज्जिया करना, फिर इवेल्युएट करना, उसके ऊपर तनकीदी निगाह। नकाद तब होता है जब ये नीचे वाले लेवल आदमी निकल जाता है ऊपर, और फिर आखिर में क्रिएटिविटी, नई चीज़ खुद से कुछ बनाने की जो हुनर है, ये क्रिएटिविटी है, क्रिएटिंग। तो इसमें जो है वर्ब्स का इस्तेमाल हुआ है, रिमेंबरिंग, पहले का जो था वो कुछ और था, अब रिमेंबरिंग है, अंडरस्टैंडिंग है, ING का इजाफा करके इसको आसान बनाया गया है 2001 में। अब आगे जनाब सोलो टेक्सोनॉमी। इसको पहले बताया कि ये स्ट्रक्चर्स बयान करती है कि कौन सा जो इस्तेदाद है बच्चे की, जो उसकी काबिलियत है, वो किधर फॉल करती है। तो इसके 5 लेवल्स हैं। इसका जो लेवल 1 है वो क्या है, प्री स्ट्रक्चर, कुछ है ही नहीं, अभी कुछ बना ही नहीं है। बच्चे को क्वेश्चन आपने पूछा कि जनाब पाकिस्तान के मगरिब में क्या है, तो वो दोबारा रिपीट कर देता है पाकिस्तान के मगरिब में क्या है, या वो उस क्वेश्चन को पढ़ ही नहीं सकता। तो वो अभी प्री स्ट्रक्चर, मतलब अभी वो उस लेवल पे है ही नहीं, वो पीछे पीछे कहीं, ये 0 लेवल इसको आप कह सकते हैं। प्री स्ट्रक्चर है 0 लेवल, अभी वो उस क्लास या उस लेवल या उस टॉपिक के बारे में कुछ भी नहीं जानता। तो ये है प्री स्ट्रक्चर। दूसरा है यूनी। यूनी का मतलब होता है 1, यानी उसको एक बात समझाई और वो एक बात जो है वो रिप्रोड्यूस कर सकता है। तो ये तीसरा जो लेवल है इसका है वो है मल्टी स्ट्रक्चर, यानी मुख्तलिफ उसको कॉन्सेप्ट्स दिए गए, उन कॉन्सेप्ट्स को वो सीख गया, और उन कॉन्सेप्ट्स को जो है पाकिस्तान के मशरिक़ में क्या है, मगरिब में क्या है, मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स को जोड़ के फिर कि जी अफ़गानिस्तान के मशरिक़ में क्या है, तो वो मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स को अब समझ रहा है। मल्टी स्ट्रक्चर्ड उसका जो लर्निंग स्केल है वो मल्टी स्ट्रक्चर हो गई है। फिर रिलेशनल, अब मुख्तलिफ चीज़ों को आपस में मिला लेता है, ये रिलेशनल होता है। ये कुछ स्टूडेंट्स इसको रेशनल पढ़ रहे होते हैं, नहीं ये रेशनल नहीं है, ये रिलेशनल है। रिलेशंस, मुख्तलिफ इवेंट्स को, मुख्तलिफ मालूमात को रिलेट कर सकना, ठीक है, तो ये रिलेशनल हो गया। और आखिर में है एक्सटेंडेड अब्स्ट्रैक्ट, मतलब माफ़ौकुल फितरत, खलाई फ़लसफियाना बातें। तो ये वाली जो स्किल है, कॉग्निटिव स्किल है, इसको एक्सटेंडेड अब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। क्वेश्चन पूछा था सिंपल सा, बच्चे ने अपनी तरफ से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की उसके अंदर क्रिएशन कर डाली, तो इसको एक्सटेंडेड अब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। अब यहाँ तक समझ लगी, अब कंपेयर करने की बारी है जी। प्री स्ट्रक्चर सोलो टेक्सोनॉमी के अंदर मौजूद है, जबकि ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के अंदर यहाँ पर मौजूद नहीं है। इधर काम होता है रिमेंबरिंग से, रट्टा, लेकिन यहाँ पर है कि बच्चा 0 भी तो होता है, उसको कुछ नहीं आता, क्लास 2 में बैठा है, लेकिन वो अभी 1 के लेवल का भी नहीं है, वो 0 होगा। तो ये 0 लेवल है असल में, प्री स्ट्रक्चर, कुछ भी नहीं आता। उसके बाद है यूनी स्ट्रक्चर, उसको जो कुछ पूछा जाता है उसको रिप्रोड्यूस करता है।
ठीक है जी। तो यहाँ पर तकरीबन मिलता जुलता है रिमेंबरिंग का, उसको रिमेंबरिंग में भी बंदा रिप्रोड्यूस करता है बगैर किसी समझ के। फर्दर मल्टी स्ट्रक्चर है, यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग होती है, 2-3 फैक्ट्स को जो है वो समझता है, यहाँ पर भी 2-3 फैक्ट्स को समझता है, चीज़ों को अपने तरीके से करने की कोशिश करता है। फिर क्या है जी, रिलेशनल। अब रिलेशन कब बनता है, जब बंदा किसी चीज़ को अप्लाई कर सके, यहाँ की चीज़ दूसरी जगह अप्लाई कर रहा है, उसका रिलेशन कायम कर रहा है, ठीक हो गया। और उसको फिर एनालाइज करता है, एनालिसिस करता है, तो यहाँ के जो 2 लेवल्स हैं वो ये रिलेशनल कवर कर रहा है। फर्दर क्या है, एक्सटेंडेड अब्स्ट्रैक्ट, यहाँ पर फ़लसफ़ा क्रिएटिविटी आ गई, तो यहाँ पर भी इवैल्यूएशन फ़लसफ़ी करते हैं। नकाद कौन को होते हैं, शायरी को जो तनकीद करते हैं, अदब के ऊपर जो तनकीद करते हैं, वो इवैल्यूएट कर रहे होते हैं, वो एक्सटेंडेड अब्स्ट्रैक्ट लेवल के लोग होते हैं। और यहाँ पर एक्सटेंडेड अब्स्ट्रैक्ट इन दोनों चीज़ों को कवर कर रहा है। उसके अंदर क्रिएटिविटी भी होगी, वो चीज़ों को इवैल्यूएट करेगा, फिर अपनी क्रिएट भी करेगा, अपनी नज़में शायरी वगैरह भी वो लिखना शुरू कर देगा। तो ये इसका जो था, ये आपस में कंपैरिजन, बड़ी ही खूबसूरत किस्म की एक डिबेट थी। अब इसकी ज़रूरत किस लिए थी, वो ये थी कि ये टीचरों को ऑब्जेक्टिव्स बनाने के लिए ऑब्जेक्टिव्स तैयार करते थे। ये टीचर फोकस्ड है, ज़्यादा टीचर को मद्देनज़र रखा गया कि ऑब्जेक्टिव तैयार करते हुए वो देखे कि बच्चे को किस किस्म के टॉपिक के वो चीज़ें याद रख पाए, फिर उसी के मुताबिक इवैल्यूएट भी करता है, यानी असेसमेंट भी इसके अंदर शामिल है। ऐसा नहीं है कि मैं उसको निगेट कर रहा हूँ, लेकिन ज़्यादा जो फोकस है वो टीचर सेंटर्ड है। ये ऑब्जेक्टिव्स, क्योंकि टीचर का ताल्लुक ऑब्जेक्टिव्स, टीचर्स एक ही चीज़ है, तो वहाँ पर ज़्यादा फोकस है। और ये कदरे मेरी नज़र में ये काफ़ी मुश्किल और बड़ी डिफ़िकल्ट, अभी 2001 में कदरे आसान किया गया, 1956 वाली ज़्यादा मुश्किल थी। अब क्या है, दूसरी तरफ देखें तो ये असेसमेंट ओरिएंटेड है, स्टूडेंट ओरिएंटेड, के स्टूडेंट का जो लर्निंग आउटकम है वो क्या है, किधर तक पहुंचते हैं। कोई स्टूडेंट कुछ भी नहीं करता तो वो प्री स्ट्रक्चर में बैठा हुआ है, कोई चीज़ सिर्फ फैक्ट याद करता है तो वो यूनि स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर उसको आता है। तो ये असेसमेंट या स्टूडेंट ओरिएंटेड है ज़्यादातर। इससे ऑब्जेक्टिव्स भी बनाए जा सकते हैं, इससे भी ऑब्जेक्टिव बनते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ ज़्यादा इंक्लाइन किस तरफ है, क्योंकि हम डिबेट कर रहे हैं। तो ये इसके ऊपर आप भी मज़ीद फर्दर डिबेट कर सकते हैं, आप कमेंट्स के ज़रिए बता सकते हैं कि जी कहाँ पर जो है ना, क्योंकि डिबेट ओपन होती है तो आप भी कर सकते हैं। तो उसके बाद जनाब ये क्या हुआ कि ये बहुत ही, मुझे तो बहुत इजी लगा, इसको समझना, इसको करना बड़ा आसान है, जबकि ये काफ़ी हद तक मुश्किल है। तो दोनों का काम एजुकेशन, जो एजुकेशनिस्ट हैं, जो टीचर हैं, उनको फैसिलिटेट करना है। ऑब्जेक्टिव्स में, करिकुलम डेवलपमेंट में, असेसमेंट की प्रिपरेशन में, दोनों का काम है। लेकिन ये ज़्यादा इजी भी है, असेसमेंट ओरिएंटेड भी है, समझना करना इसको आसान है। जबकि ये, क्योंकि इनिशियली इसको डेवलप किया गया, ये ज़्यादा कंप्रीहेंसिव आप इसको कह लें, डिफ़िकल्ट की बजाय ज़्यादा कंप्रीहेंसिव है। लेकिन ये बच्चों का खेल, मुझ जैसे आदमी को भी ये आसानी से समझ लग जाती है। आप तो एक्सटेंडेड अब्स्ट्रैक्ट लोग हैं, आप ज़रूर इसको समझे होंगे। अगर मज़ीद तफसील के साथ ये दोनों आपने वीडियोस देखनी है तो ये वीडियोस ऑलरेडी मैंने अपलोड की हुई हैं। आज एक नई छेड़ी मैंने कि इनको डिबेट करके देखते हैं, ताकि एक टिकट पे आपको 2 मज़े मिल जाएँ। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने कमेंट्स देना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।